क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर द क्लीयरेंस वॉल्यूम इज। तो हमारे पास देखिए क्लीयरेंस रेशियो क्या होती है हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर में। तो इसके बारे में आप प्लीज जरूर बताइए। ए बी सी डी, 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी या 1 का डी, क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से मुझे बताइए। आपके सामने ऑप्शंस हैं, मुझे लगता है रीड करने की जरूरत नहीं है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बता सकते हैं फर्स्ट का ए, बी, सी या डी। जल्दी से, आपका वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से जी। प्रोडक्शन का सैंड का वीडियो, बच्चे ये क्या होता है प्रोडक्शन का सैंड का वीडियो, क्या मतलब जी? तो प्रदीप कुमार क्या लिख रहे हैं आप? क्लीयरेंस रेशियो ऑफ रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर किसका पूछ रहा है? रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर का पूछ रहा है। प्लीज ध्यान से पढ़ो इसको, ठीक है? तो हमारे पास जब भी हम पढ़ते हैं ना क्लीयरेंस रेशियो के बारे में, तो हमें रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर का बताना है, ना किसी और का। तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, स्वेप्ट वॉल्यूम टू द क्लीयरेंस वॉल्यूम, क्लीयरेंस वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम टू द क्लीयरेंस वॉल्यूम या क्लीयरेंस वॉल्यूम टू द टोटल वॉल्यूम। तो हमारे पास जब हम आईसी इंजन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, क्लीयरेंस अपॉन हम टोटल वॉल्यूम करते हैं। लेकिन इसके केस में क्या होता है, क्लीयरेंस वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम होता है। रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर के केस में आपने याद रखना है कि हमारे पास क्लीयरेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम की रेशियो होती है। ओके, नेक्स्ट दें, नेक्स्ट देखिए जी। द फंक्शन ऑफ डैश इज टू मेंटेन द स्पीड ऑफ एन इंटरनल कंबस्शन इंजन विद इन स्पेसिफाइड लिमिट्स फॉर वेरिंग लोड कंडीशंस। तो फंक्शन किसका फंक्शन है कि आईसी इंजन जो है विद इन लिमिट में रहे, स्पीड उसकी लिमिट में रहे, चाहे लोड वेरी करता रहे। इसका राइट आंसर मुझे पता लगता है कि हर किसी को आना चाहिए। क्विक से रिप्लाई कीजिए, 2.A, 2.B, 2.C या 2.D। क्विक से जी, शाबाश। सबसे पहले रोहित कुमार जी ने आंसर दिया है, सेकंड प्रदीप जी ने। तो सी इज द राइट आंसर। गवर्नर हमारे पास होता है, गवर्नर इसी काम के लिए होता है, चाहे लोड वेरी करता रहे, लोड बढ़ता रहे, कम होता रहे, लेकिन हमारे पास जो है उसकी स्पीड वो मेंटेन रहती है। गुड, नेक्स्ट। द वेट डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है? वेट डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड इज कॉल्ड। तो ये प्लीज जल्दी से बताइए सर। मैं इसका आसिफ आपको एक बार क्लियर करके बता दूंगा। मैकेनिकल फील्ड से एसएससी जेई का एग्जाम दे सकते हैं, दे सकते हैं। अभी मैं आपको नहीं बता सकूंगा। एक्चुअली मैकेनिकल फील्ड से हूं मैं, तो मोस्टली मैंने मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को डील किया है, दूसरों के साथ कम डील किया है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर बच्चे। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। देखिए, हमने क्या करना है, वेट डेंसिटी मतलब हमारे पास स्पेसिफिक वेट की बात कर रहा है, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। जो इसकी रेशो देखते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बनता है। ओके, नेक्स्ट देखिए। माइल्ड स्टील बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? अब बताइए जी, माइल्ड स्टील कौन सी कैटेगरी से है? लो कार्बन स्टील से, नो कार्बन स्टील से, हाई कार्बन स्टील से या मीडियम कार्बन स्टील से? कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है माइल्ड स्टील? बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? तो प्लीज क्विक आंसर देंगे, क्विक आंसर देंगे। 1.A, 4.A, 4.B, 4.C या 4.D। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लीज जो भी आंसर देंगे, मेघा, आलोक, ये सब आंसर दे जो रहे हैं, 4 पॉइंट लिखना है आपने जी। ग्रेट। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है लो कार्बन स्टील। माइल्ड का मतलब ही यही होता है बच्चे, माइल्ड का मतलब हमें लो ही होता है। जैसे ना कई बार हम अगर बोलते हैं कि इसको बुखार है, माइल्ड सा बुखार है, माइल्ड का मतलब है कि कम बुखार है, उसको कम फीवर है, माइल्ड फीवर है। माइल्ड फीवर मतलब कम ही है, तो ये माइल्ड का मतलब ही यही होता है कि लो। ओके, नेक्स्ट देखिए जी। Which of the following is an advantage of a liquid cooling system as compared to air cooling system for an IC engine? तो हमारे पास इसमें कौन सी एडवांटेज है कि लिक्विड कूलिंग सिस्टम अच्छा है किसके कारण? एयर कूलिंग सिस्टम से।
तो यूनिफॉर्म कूलिंग होती है इसमें, या पावर एब्जॉर्ब बाय द पंप इज कंसिडरेबल, लाइट इन वेट, या लो कॉस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? राइट आंसर इसका क्या होगा? जल्दी से क्विक राइट आंसर दें, जल्दी से जल्दी। 5.A, 5.B, 5.C, 5.D। जी, तो इसका राइट आंसर हमारे पास बच्चे है एक्चुअल में वो है यूनिफॉर्म कूलिंग। तो हमारे पास जब लिक्विड कूलिंग की बात करते हैं उसमें हमारे पास पूरा थ्रू आउट कूलिंग होती है और उसके कारण यूनिफॉर्म कूलिंग होती है। वो बेटर है एयर कूलिंग सिस्टम से, एयर कूलिंग सिस्टम से बेटर है। ओके, नेक्स्ट देखें, इन थ्रोटलिंग प्रोसेस डैश, मतलब ये हमारे पास इसमें क्या है? प्रेशर रिमेन्स द सेम, एंट्रोपी रिमेन्स द सेम, एंथैल्पी रिमेन्स द सेम, या इंटरनल एनर्जी रिमेन्स द सेम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से, इन थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या हमारे पास सेम रहता है? प्रेशर, एंट्रोपी, एंथैल्पी, या इंटरनल एनर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? तो इसका राइट आंसर हमारे पास है सी, एंथैल्पी रिमेन्स द सेम। एंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट रहती है थ्रॉटलिंग प्रोसेस में, हमारे पास एंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट रहती है। ओके, नेक्स्ट देखिए जी, रोटामीटर इज यूज टू मेजर। तो रोटामीटर किसके लिए यूज किया जाता है? डेंसिटी को चेक करने के लिए, फ्लूइड की डेंसिटी को चेक करने के लिए, विस्कोसिटी को चेक करने के लिए, रोटेशनल एनर्जी को चेक करने के लिए, या फ्लो रेट को चेक करने के लिए। किसको चेक करने के लिए हम रोटामीटर का यूज करते हैं? 7.A, 7.B, 7.C, 7.D। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है बच्चे फ्लो रेट चेक करने के लिए होते हैं। ये रोटामीटर जो होता है ये अगेन हमारे पास होता है किसके लिए होता है? फ्लो रेट चेक करने के लिए। जैसे वेंचुरी मीटर हमारे पास है, ठीक है, दूसरे हम यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास ये रोटामीटर भी सेम वही है, फ्लो रेट चेक करने के लिए होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें, 8th का, सेंसिटिविटी ऑफ एन आइसोक्रोनस गवर्नर। आइसोक्रोनस गवर्नर की सेंसिटिविटी कितनी होगी? 1, 2, 0 या इनफाइनाइट? तो इन्फिनिटी होगी, 0 होगी, या 2 होगी, या 1 होगी। तो हमारे पास 8.A, 8.B, 8.C, 8.D। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सेंसिटिविटी का पूछा हुआ है, आइसोक्रोनस गवर्नर। तो इसका राइट आंसर, ग्रेट ग्रेट बच्चे, सबका ऑलमोस्ट सही है। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता है, इन्फिनिटी होता है। ग्रेट, बहुत अच्छा लगा, आप सबके राइट आंसर आ रहे हैं। क्विक, थोड़ा सा क्विक रिस्पॉन्स कीजिए करिए। द पुली विच इज यूज टू इंक्रीज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड डैश पुली। तो कौन सी पुली कहेंगे जब हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ाना हो, टाइटनेस बढ़ानी हो, तो उसको कौन सी पुली कहा जाता है? लूज पुली, फास्ट पुली, आइडल पुली, या हमारे पास क्रॉस बेल्ट पुली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लीज क्विक आंसर दें, क्विक आंसर दें इसका। 9A, 9B, 9C, 9D। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? स्नेहलपुरी, आयाज, प्रदीप, सब हाँ जी। मेघा वर्मा आपने गलत दिया इसका, आलोक सिंह आपका गलत है। तो आइडलर पुली हमारे पास होती है, एक आइडलर पुली धक्के से कल हमने आइडलर पुली लगा दी है। उसका काम ही यही है कि टाइटनेस इंक्रीज करने के लिए बेल्ट की, या हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ाना है, तब हम आइडलर पुली का यूज करते हैं। उसका कुछ है नहीं, लेकिन हमें यह कि कोई फायदा नहीं, स्पेशल इसीलिए है ताकि उसकी टाइटनेस बढ़ा सके, कॉन्टेक्ट बढ़ा सके, उसके लिए होता है। ओके जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर? तो हाई प्रेशर बॉयलर इसमें से कौन सा है? वेलॉक्स, लोकोमोटिव, कॉर्निश, या लंकाशायर? कौन सा बॉयलर होता है हमारे पास? देखिए, जो आपका आंसर गलत हो रहे हैं, याद रखें आपको वो वाला टॉपिक आज रात को पढ़ के ही सोना है। जो आपका गलत हो, अब देख लो आपका कौन सा इसमें से गलत हो रहा है, वो आपको पढ़ के ही सोना है आज। ओके, तो इसका राइट आंसर हमारे पास है, राइट आंसर जी प्रदीप कुमार, शाबाश। वेलॉक्स बॉयलर जो होता है हमारे पास वो हाई प्रेशर बॉयलर होता है, इसमें प्रेशर जो है हायर होता है बाकी के मुकाबले। ओके, 11वें का देखें, हाउ मेनी लिंक्स वुड द सिंपलेस्ट कैम मैकेनिज्म हैव? तो मैकेनिज्म में अगर वैसे सिंपली अगर पूछा जाए तो मैकेनिज्म अगर तैयार करना चाहते हो तो मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स कितने चाहिए होते हैं, या सिंपलेस्ट कैम मैकेनिज्म बनाने के लिए हमें कितनी लिंक की जरूरत पड़ेगी जी? क्विक, 11A, 11.B, 11.C, 11.D। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्विक से आंसर दें।
तो ग्रेट बच्चे, लेकिन गौरव दुबे बीच में आप गलत कर गए हो, आयुष आप गलत कर गए हो। बच्चे आपको याद होना चाहिए, कभी भी कोई भी मैकेनिज्म तैयार करना है, मिनिमम उसमें जो हमारे पास लिंक्स होते हैं वो 4 होते ही होते हैं। 4 बार चेन, देखिए 3 बार चेन कभी सुना है? 3 बार चेन मैकेनिज्म, 2 बार चेन मैकेनिज्म कभी नहीं होगा। जो हमारे पास 1 बार है, 1 का मतलब ही 1 का कोई लिंक एक अकेला डंडी से रख दो, क्या मतलब उसका? नहीं। 2 से हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं तैयार होता, 3 से हमारे पास स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, लेकिन 4 से हमारा मैकेनिज्म तैयार होता है। तो 4 होता है हमारे पास, 4 होता है। ओके जी। The property of a material to break suddenly without little or no deformation is known as, कि हमारे पास अचानक से ही ब्रेक कर जाए, उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, इलास्टिसिटी या ब्रिटलनेस। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, जो हम डिप्लोमा बीटेक में स्टार्टिंग के पेजेस में पढ़ते हैं, तो सबसे इजी वाला क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 12 का? सबसे पहले प्रदीप, स्नेहल, आयुष जी, शाबाश शाबाश, गौरव, मेघा, क्विक आंसर आते हैं, मजा आता है। डी, ब्रिटलनेस इज द राइट आंसर। ब्रिटलनेस होता है, इसमें हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है अचानक से ही, हमारा जो डिफॉर्मेशन नहीं होता और सीधा ब्रेक हो जाता है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ये, कि अगर आपको मतलब वार्निंग ही ना मिले, अचानक से ही चीज टूट जाए, तो वो सबसे खतरनाक होती है। वाइल ट्रांसमिटिंग पावर थ्रू अ शाफ्ट इज यूज टू होल्ड एंड सपोर्ट द शाफ्ट। तो हम क्या यूज करेंगे? ट्रांसमिट कर रहे हैं पावर शाफ्ट के थ्रू, और उसको होल्ड या सपोर्ट करने के लिए शाफ्ट को क्या यूज करेंगे? बेल्ट, पुली, बेयरिंग या गियर। तो क्या यूज करेंगे इसमें से? तो इसमें से क्या यूज करेंगे? 13.A, 13.B, 13.C या 13.D। और बच्चे आपको नहीं पता, आपका एक क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन भी आपका इंटरव्यू क्लियर करा सकता है, वो कौन सा क्वेश्चन होता है वो मुझे नहीं पता। ठीक है, ओके। नहीं बच्चे, इसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे, बहुत इजी भी नहीं होंगे और बहुत मुश्किल भी नहीं होते, लेकिन हमारे पास दोनों हमें कराने जरूरी है। मुझे नहीं पता आप में से कौन डिप्लोमा होल्डर है, कौन बीटेक होल्डर है, तो मुझे मिक्स क्वेश्चन लाने पड़ते हैं। ओके, बियरिंग इज द राइट आंसर, शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग? एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग कौन सा कहलाता है इसमें? स्लाइड कॉन्टेक्ट बेयरिंग, कॉलर बेयरिंग, रोलिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 14.A, 14.B, 14.C, 14.D। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बेयरिंग हमारे पास एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग कहलाएगा। कौन सा? स्लाइड कॉन्टेक्ट, कॉलर, रोलिंग कॉन्टेक्ट या ये सारे? तो 14.A, 14.B, 14.C। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्विक क्विक आंसर देंगे, क्विक स्पीड से आपके आंसर आने चाहिए। आपके कुछ मेघा वर्मा, आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, प्लीज आप थोड़ा सा पढ़ना ज्यादा स्टार्ट करें। ठीक है, वो बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आप सोचते हैं ना इजी, हमेशा इजी पता है वो चीज होती है जो आपने कर रखी है और उसकी प्रैक्टिस कर रखी है, आपको आ गई है, वो इजी बन जाती है आपके लिए। लेकिन आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी डिप्लोमा कर रहे हैं और उनके लिए बहुत मुश्किल होते हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, तो रोलिंग कॉन्टेक्ट बेयरिंग इज द राइट आंसर। सुमन, आपका भी ये सही नहीं है, तो ये नहीं है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो ये तो अब हाँ, इसको मैं इजी क्वेश्चन मान सकता हूँ कि ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चंस में आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 15.A, 15.B, 15.C, 15.D। तो हमारे पास 1 पास्कल, 1 बार, 1 मेगा पास्कल या 1 किलो पास्कल। तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से क्विक आंसर देंगे। तो इसका सेम है बच्चे, ए इज द राइट आंसर। जितना हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है उतना ही पास्कल होता है, उतना ही पास्कल होता है। ओके जी। Which is the law that states that the intensity of pressure at a point in a fluid at rest is same in all directions? ये भी एक छोटी सी डेफिनेशन, जो आप डेफिनेशन पढ़ते हो इस लॉ की, कि हमारे पास अगर कोई मेरे पास फ्लूइड एट रेस्ट है, तो अगर उसके ऊपर प्रेशर लगाते हो तो सब तरफ सेम ही होगा। सर सौरभ तिवारी, बच्चे मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा घर पे काम चल रहा है बच्चे, तो 4 बजे मैं क्लास नहीं ले पाता हूँ। तो सी इज द राइट आंसर। पास्कल लॉ होता है, इसको हम पास्कल लॉ ही बोलते हैं। इसमें भी देखो, इस क्वेश्चन को भी कई बच्चे गलत कर रहे हैं, तो आप खुद देखिए बच्चे, आप अपने कान पकड़ सकते हैं जो इस क्वेश्चन को भी गलत कर रहे हैं। बच्चे आप, फिर से बता रहा हूं, आप अगर क्वेश्चन गलत कर रहे हो ये वाला, अभी आप अपने कान पकड़ सकते हो। ठीक है, रीजनरेटिव हीटिंग डैश द थर्मल एफिशिएंसी। रीजनरेटिव हीटिंग से क्या होता है? थर्मल एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? में इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज डजंट इफेक्ट या डिक्रीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
रीजनरेटिव हीटिंग से हमारे पास क्या होता है, थर्मल एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट होता है, में इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज डज नॉट इफेक्ट या डिक्रीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 17.A, 17.B, 17.C या 17.D। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो रीजनरेटिव हीटिंग की बात कर रहा है, प्लीज इसको तो याद रखना। तो रीजनरेटिव हीटिंग से हमारे पास जो थर्मल एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ता है वो है इंक्रीज, उसके कारण थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज करती है बच्चे, इस पे इफेक्ट होता है और उसके कारण थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। ओके, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन लो कार्बन स्टील। तो लो कार्बन स्टील में जो हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन होता है वो कितना होता है, 0.3, 3, 5 या 4%। तो कितना होगा इसका राइट आंसर जी, जल्दी से आप बताएंगे इसका। 18.A, 18.B, 18.C, 18.D। तो आज हम बहुत क्विक चल रहे हैं और जल्दी से जल्दी ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं और मजा आ रहा है इस चीज में। आज डिले नहीं हो रहा, बड़ा मजा आ रहा है इस चीज में कि हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस खत्म करें। और आपको और लाइव इस टाइम एमसीक्यू आपको लाइव कोई ना कोई और मिलेंगे टीचर, साथ के साथ दूसरी क्लास में घुस जाया करो। तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। 18.A जी, ग्रेट आंसर। ये 0.3 इसमें होता है, लो कार्बन स्टील में हमारे पास 0.3 होता है। शाबाश। लैमिनार फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड। तो हम लैमिनार फ्लो को क्या कहते हैं, एडियाबैटिक फ्लो, स्टेडी फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो या आइडल फ्लो, इसमें से क्या होगा इसका राइट आंसर। और ये भी आपको सबको सही करना है, ये भी आपको सबको सही करना है। लैमिनार फ्लो हम एक और नाम लेते हैं, क्या कहते हैं, एडियाबैटिक फ्लो, स्टेडी फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो या आइडल फ्लो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। 19 पॉइंट। सोनू जी आपने गलत किया, सुमन आपने गलत किया, प्रदीप कुमार आपने गलत किया। ये क्या हो गया बच्चे, ऐसा मत करो, ऐसे क्वेश्चन, अब इन क्वेश्चंस को आप इजी बोल सकते हो और इनको आप गलत कर रहे हो। स्टेडी फ्लो नहीं होता लैमिनार, कभी भी ऐसा नहीं होता कि लैमिनार स्टेडी ही होगा। हाँ, स्ट्रीमलाइन फ्लो बोल सकते हो आप उसे, स्ट्रीमलाइन फ्लो बोल सकते हो, क्योंकि एक स्ट्रीम के एक अच्छे फ्लो में जा रहा है वो, तो उसको हम स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। तो बच्चे आप कितने लोगों ने इसका आंसर गलत कर दिया। और ये बच्चे फाइट जो है ना, आजकल इतना कंपटीशन है कि 0.25 की भी फाइट होती है, 0.25 मार्क्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो प्लीज ऐसी गलती मत करो जो आपको पीछे लेके जाएगी, ठीक है। और स्पीड ज्यादा भी हमने नहीं रखनी और सही तरीके से आंसर देना है। द ओवरऑल एफिशिएंसी आना है यहाँ पे, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइन। तो यहाँ आना है ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइन इज द रेशियो ऑफ। तो हम किसकी रेशियो लेते हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइन। तो ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइन, तो ये इसका राइट आंसर बताइए जी। शाफ्ट पावर टू द वाटर पावर, शाफ्ट पावर टू द बकेट पावर, बकेट पावर टू द शाफ्ट पावर या वाटर पावर टू द शाफ्ट पावर, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हमारे पास इसका राइट आंसर ओवरऑल एफिशिएंसी की बात कर रहा है, ओवरऑल एफिशिएंसी की। और ये भी मैंने करवाया हुआ है, प्लीज आप ऐसे का, जब भी आपको कोई भी टॉपिक लगता है कि मैंने करवाया या नहीं करवाया, आप टॉपिक का नाम सर्च में लिखो, साथ में गियर इंस्टीट्यूट लिख दो। वो जब लिखते हो तो आपको आंसर आपके मेरी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। तो कितने लोगों ने इसका सही आंसर दिया बच्चे, कितने लोगों ने सही आंसर दिया है जी, कुछ लोगों ने इसका भी गलत दे दिया, बताओ। अब इसका राइट आंसर क्या है, शाफ्ट पावर टू द वाटर पावर। तो हमारे पास शाफ्ट पावर टू द वाटर पावर की, हमारे पास देखिए शाफ्ट पावर लास्ट में होती है, वाटर पावर मतलब जब हम टरबाइन पे स्ट्राइक करा रहे होते हैं उसको। ओके जी बच्चे, ये हमेशा इतने इजी नहीं आएंगे, कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी मिल जाते हैं हमें, लेकिन जरूरी नहीं होता कि इतने इजी आते हैं। न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एसएससी जेई में, और डिपेंड करता है आपके जो स्टेट लेवल के जेई के एग्जाम है उस पर डिपेंड करता है कि आपका वो किस तरह से आता है। लेकिन एसएससी जेई में मिक्स आता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा इजी ही क्वेश्चंस आएंगे, मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। वो इजी आपको लग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपने अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से की हुई है। ओके जी, ओके एवरीवन, कल फिर मिलेंगे, जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस फिर से करेंगे और ज्यादा स्पीड से करेंगे और ज्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सर क्वेश्चन सेट बढ़ा दो रोज, तो मैं कोशिश करूंगा बच्चे, ठीक है। ओके, हीट ट्रांसफर जी बच्चे, तो 8 नंबर है 13 में से, कल से हाँ मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अभी मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। 17 आपके मार्क्स आए हैं, ग्रेट। ओके जी, गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट, कल मिलेंगे दोबारा।